नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साइंस का सेट नंबर 4 लेकर के आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर का है और यह मैं डेट वाइज बता देता हूं कि कब का है पेपर। यह 23/9/2018 का है। शिफ्ट कौन सा है? तो शिफ्ट 2 का है। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि केवल ग्रुप डी के लिए ही है। ये एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी एग्जामों के लिए है, एसएससी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का करने का फ़ायदा क्या है? यह फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये को मतलब ये डॉट 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 है, खाली स्थान है, को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। किसको समानांतर जोड़ा जाता है? अमीटर को कि वोल्ट मीटर को, फ्यूज को कि गैल्वेनोमीटर को? तो याद रखिएगा आंसर होता है वोल्ट मीटर। क्लियर है? जैसे एक विद्युत परिपथ मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ये एक विद्युत परिपथ हमने बना दिया। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है। ठीक है, ये क्या है? बैटरी है। ये जोड़ दिया एक परिपथ। तो याद रखना है आपको, जो वोल्ट मीटर होता है वो इस तरीके से जुड़ा होता है। ये वी लिख दिया हमने, ये देखिए वोल्ट मीटर जुड़ा है। जबकि अगर आप अमीटर देखेंगे तो अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये देखिए अमीटर लिख दिया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर समानांतर तथा एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? विभवांतर को नापने के लिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? और अमीटर का किस में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 3 तत्वों में से कौन किसका सबसे बाहरी सेल भरा होता है? इसमें तो ऑप्शन हाँ डी यहाँ पर दिया है, जो कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बाहरी कोश भरा हुआ होता है, ये पूछ रहा है। बाहरी कोश भरा हुआ किसको कहते हैं? जिसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, तो देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, बेरियम को बी ए से। ठीक है, मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। और ऑप्शन डी है हीलियम, नियॉन और आर्गन। आर्गन को ए आर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। क्लियर है ना? देखिए जो अर्धचालक पढ़ा है तो ये सब पढ़ना नहीं पड़ता, उड़ा देता। ही ने अरकर जीरन, अक्रिय गैस तत्वों का पूरी तरीके से कोश भरा रहता है। ही ने अर कर जी रन पढ़ाया हूँ पिछले भी वीडियो में। तो शून्य वर्ग के तत्वों अर्थात 18वें वर्ग के तत्वों का बाहरी कोश भरा होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ध्यान में रखिएगा कि इसमें दिया है कि वस्तु का घनत्व दिया है। ठीक है, कितना? कि पानी के घनत्व से 3 गुना है। ठीक है ना, ये देखिए पानी के घनत्व से n गुना है, 3 गुना नहीं, n गुना है। और पूछा है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकलता है? पूरा लिखता हूं मैं, वस्तु का घनत्व। ठीक है ना, क्या लिखता हूं? वस्तु का घनत्व, घ से घनत्व समझ जाइएगा, बटे जल का घनत्व। ठीक है, बराबर क्या होता है भाई? देखिए वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व किसके बराबर होगा? तो वस्तु का जल में डूबा हुआ भाग का आयतन, मतलब कितना भाग डूबा हुआ है, तो आप कहेंगे 1/3 हिस्सा। तो क्या लिखना पड़ेगा या फिर मैं आप सुन लीजिएगा, हो सकता है इतना में लिखा नहीं पाएगा मुझसे, मैं क्या लिख दूं? चलिए बोल देता हूं, वस्तु का जल में डूबा हुआ
आयतन। देखिए जो डूबा हुआ भाग है ना उसका आयतन टोटल का बट्टे वस्तु का कुल आयतन, ठीक है ना, वस्तु का कुल आयतन। देखिए मुझे हाथ से लिखना पड़ता है इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बैठ सकती है, बस आप समझिए, आवाज़ को सुनिए, ठीक है। तो अब बताइए, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व बराबर वस्तु में वस्तु का जल में कितना परसेंट भाग डूबा हुआ है। तो आप कहेंगे कहा है कि तिहाई, एक तिहाई हिस्सा पानी के नीचे है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इसका एक तिहाई हिस्सा लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर है। टोटल वस्तु का आयतन कितना है, एक, हमने ये मान लिया, बात समझ रहे हैं। अब ये देखिए कह रहा है कि पानी के घनत्व से n गुना है तो n का मान बताइए। तो जल का घनत्व कितना है भाई, अगर एक है तो वस्तु का कितना हो जाएगा, n गुना, एक गुणे n लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए एक से एक खत्म हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, तो n बराबर 1/3 आ जाएगा, क्लियर है। देखिए ये आपके लिए नया सवाल है, राइट डाउन करिएगा और साफ साफ अक्षरों में लिखिएगा, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व बराबर वस्तु का जल में डूबा हुआ आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन, क्लियर है। जैसे जैसे बोला है बस मैंने वैसे ही रखा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर करके दिखा दूंगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। प्रतिरोध आर के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं अभी प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े होंगे, मैंने डिटेल में बताया था थोड़ा सा कि जो प्रतिरोध है तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता है, तो हमने L प्रोपोर्शनल R बताया था, है कि नहीं। और जब क्षेत्रफल बढ़ता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो ये घटता है, R प्रोपोर्शनल 1/A, चाहे A बराबर 1/R, यही हमने पढ़ाया था, है कि नहीं। तो अब बताइए क्या कह रहा है, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो समानुपाती होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती बोल रहा है, लंबाई के अनुपात समानुपाती बोलता तब तो ठीक होता, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती बोल रहा है, इसलिए गलत है, ठीक है। गुणनफल न दे करके अगर कहता अनुपात, हाँ अनुपात के समानुपाती होता तब तो सही हो जाता, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता L/A, और गुणनफल का मतलब क्या हो गया है, L/A, ठीक है ना, इसलिए यह भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, इसकी लंबाई के समानुपाती, देखिए लंबाई के समानुपाती अभी तक तो सही है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए व्युत्क्रमानुपाती है ना यहाँ पे, है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया ना, तो ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनोनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन ए है क्रोमियम, लेड, जिंक और निकेल, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। देखिए लोहे का जो आर्द्रवायु है, आर्द्रवायु मतलब समझते हैं, जो नमी है ना, उसमें अगर हम छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि लोहे पर क्या लग जाता है, लाल जंग लग जाता है, ठीक है ना। लाल जंग ना लगे इसीलिए हम क्या चढ़ाते हैं, जिंक चढ़ाते हैं। जिंक मतलब जानते हैं, वास्तव में जिंक ऑक्साइड चढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि जंग से यह बचाता है, जंग लगने नहीं देता है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसने आवर्त सारणी मतलब आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो न्यूलैंड, डोबेराइनर, मेंडलीफ और मोजले, मोसेली लिखा है लेकिन मोजले, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, सी मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कुछ तत्वों की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, जिसमें कुछ तत्व में खोजे जा चुके हैं और कुछ तत्व अभी खोजे जाने बाकी हैं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय उनको 63 तत्वों का ज्ञान था, और आज देखिए 118 तत्वों का ज्ञान हो चुका है ना। देखिए मूल रूप से तो 104 थे, लेकिन उसमें 118 तक तत्वों का आप देखेंगे तो खोज किया जा चुका है। तो मेंडलीफ ने खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती? किसका इकाई नहीं होता? सापेक्षिक घनत्व, घनत्व, दाब और संवेग। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। आप चाहें तो एलिमिनेट करके ही आंसर लगा सकते हैं, है कि नहीं। घनत्व का तो आप पढ़े ही हैं, दाब का भी पढ़े हैं और संवेग का भी पढ़े हैं। सापेक्षिक घनत्व का अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, कोई भी मात्रक नहीं होती। क्लियर है? सापेक्षिक बोले या आपेक्षिक बोले बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, सापेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है ना। इस पर पानी का घनत्व कितना है, ये निकल जाता है सापेक्षिक घनत्व। क्लियर रहेगा? देखिए अब इसकी इकाई क्यों नहीं होती, क्योंकि वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व, घनत्व जो घनत्व कट जाएगा तो इकाई कहाँ बचेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब मैं कैसे कह दिया, क्योंकि घनत्व का मात्रक क्या लिखेंगे, घनत्व का मात्रक आप क्या लिखेंगे, आप एसआई मात्रक लिखेंगे कि केजी प्रति मीटर क्यूब, यही लिखते हैं। और सीजीएस में आता है तो यहाँ पर ग्राम हो जाता है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ना। तो अब इसका भी यही लिखेंगे मात्रक, और इसका भी यही, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा ना, तो मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे विकृति वो भी मात्रक विहीन होता है, उसी तरीके से ये भी मात्रक विहीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है। देखिए बंध से प्रश्न पूछ रहा है, जबकि बंध से लड़के पढ़ते नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ 10 तक का पढ़ जाइए। इसके अलावा हो सके तो क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़ जाइए, केमिस्ट्री का आबंध उसमें बहुत अच्छे से दिया है, बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है ना। या फिर यूट्यूब पर खोलिए और बोलिए कि रासायनिक आबंध मैराथन, किसी न किसी का आ जाएगा। सब टीचर अच्छे हैं, किसी का देखिए, जिनका समझ में आता है उनका देखिए, 4-5 वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कौन सा है, क्लोरीन अणु, पानी का अणु, अमोनिया अणु की सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा है गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अच्छा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध समझते हैं, मैं वो आपको समझा देता हूँ। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन अणु Cl2, ठीक है ना। गैर ध्रुवीय मतलब जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध न बनाती हो। अब देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक कौन बनाता है और गैर ध्रुवीय कौन बनाता है। देखिए जब समान परमाणु मिल के अणु बनाते हैं तो वो गैर ध्रुवीय बनता है। देखिए इसमें Cl2 दो है ना, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इसमें समझाने के लिए, क्योंकि अगर पढ़ाऊंगा तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, समझिए। अब देखिए H2Cl2O2 कुछ भी आए एक जैसा आ रहा है ना, S8, तो ये सब क्या है, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। अब पानी का अणु, अमोनियम अणु, सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl, ये सब क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। क्यों? क्योंकि जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है वो अपने तरफ इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं और इनके ध्रुव पर यह जाकर शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ, समझाऊँ इसी के बारे में, तो ये क्या है, H का है, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए Cl का बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ध्रुव पर जा करके शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? एक मिनट मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये जो है अभी जो मैं किया हूँ, ये कहाँ आकर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तो ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, तो देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसलिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। उसी तरीके से अमोनियम में होता है, आप देखेंगे
अमोनिया अणु है तो NH3 होता है, ये इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन बंद होता है इसका ज़्यादा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ध्रुव पर खींच लेगा। अब H2SO4 ऐसे है ना, तो इसमें S ज़्यादा पावरफुल है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप बस दिमाग में रखिएगा, एक जैसा दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, गैर ध्रुवी सहसंयोजक बंध। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 केजी द्रव्यमान का वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये -1 लिखा है। मैंने कहा ना टाइपिंग नहीं हो पाता है, इसीलिए न्यूमेरिकल अभी टाइपिंग करने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, और जितने भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वो ऐसे ही लिखूंगा, एडजस्ट आपको करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान का वस्तु इतना मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गति करता है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए मेरे भाई m का वैल्यू दे दिया है 20 केजी, बोलिए हाँ, और v का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो अब आंसर आपको लगा देना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv², हाफ mv², है ना। तो 1/2 m के जगह 20 लिखेंगे, और v की जगह मैं डायरेक्ट 25 लिख दे रहा हूँ मेरे भाई। 5 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 25 लिख दिया जगह के अभाव में, तो 10 बार में 250 आ जाएगा जूल। कोई दिक्कत सवाल में। तो अगर आप सीख रहे हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। राइजोम का पूछ रहा है उदाहरण। आपके पास आलू, प्याज, गन्ना और अदरक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। क्या हो जाएगा, अदरक। अदरक किसका उदाहरण है, राइजोम का उदाहरण है। ठीक है, मतलब इसका उदाहरण, और हल्दी भी है, क्या है, हल्दी भी है। राइजोम का उदाहरण क्या है, हल्दी। राइजोम का मतलब समझते हैं, प्रकंद तना, ये सभी क्या, ये तना है, ठीक है ना। गन्ना भी ऊपर तना है, ये क्या हो जाता है, तना का ही रूप है, नीचे रूट रहता है, ऊपर सूट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समय के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये H बराबर I² है, I²RT है, I²R है, और IRT दिख ही रहा है, ये है, ठीक है ना। ये पावर का साइन होता है ये, ठीक है। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो आपने पढ़ा होगा I²RT, H बराबर I²RT, ऑप्शन नंबर बी। जब आप पढ़ेंगे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव तो उसमें आप यह पढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है नया है तो उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ लीजिए। एक बार थियरी पढ़ना ही पड़ेगा। या मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको फिजिक्स के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन अभी टाइम है तो हम तो कहेंगे कि पूरा पढ़िए, नहीं तो मैराथन देख लीजिए किसी का। फिजिक्स वन शॉट, ये लिखिए यूट्यूब पर। 10-12 घंटे का, हमें लगता है एक रैंकर्स गुरुकुल का पुष्पेंद्र सर हैं, अच्छा पढ़ाए हैं। हमें लगता है रिवीजन के लिए तो बढ़िया है, लेकिन आपको अगर बेसिक से पढ़ना तो पूरा एक बार आप अच्छे से पढ़ जाइए। नहीं पढ़ना है तो कम से कम 9th-10th का NCERT पढ़ जाइए, या फिर यूट्यूब से ही पढ़ जाइए, लेकिन एक बार थियरी पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको याद हो गया ना, H बराबर I²RT क्या है, ऊष्मा का निर्धारण उसी से किया जाता है, ये ऊष्मीय प्रभाव है। जूल का नियम पढ़ेंगे तो आ जाएगा उसमें। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र है, ऑप्शन है 8 हैं कि 4 हैं कि 6 है कि 3 है। तो याद रखिएगा टोटल 6 हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 6 हैं। और सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो देश है, या फिर जिसमें जैव विविधता जहाँ पाई जाती है,
तो उसमें हम कहेंगे कि ब्राज़ील है, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है, याद रहेगा। देखिए अगर हम, ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, क्लियर है ना। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है, क्योंकि सूर्य डायरेक्ट चमकता है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं होगी, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी यहीं पाई जाएगी। अगर ऐसे दे दे कि सबसे अधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, तो कहेंगे विषुवत रेखा पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ पाई जाएगी? तो ये ध्रुवों पर पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? ध्रुवों पर। कोई दिक्कत? एक फैक्ट बता दूं आपको कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को। बहुत पढ़ना है, ये याद रखिएगा कि बहुत पढ़ना है। अगर आप एक दिन गैप करें तो सोचिए कि लोग जा करके लाइब्रेरी में 10-10, 12-12 घंटा टाइम बिता रहे हैं, तो वो तो आपसे आगे हैं ना। इसलिए आप हर स्थिति में पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर 6 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं मेरे ना, तो याद रखिएगा कि जितने रिपीटेड प्रश्न हैं आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ थियरी के बाद ये मेरा प्रैक्टिस सेट एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये टोटल का टोटल क्या है? प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सीधे ठोस से गैस में बदल जाना, यही पढ़े हैं ना, ठोस से गैस में बदल जाना। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आप पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए आप क्या करिए, इसको डायरेक्ट आंसर लगाइए। यह ठोस के द्रव, ठोस से द्रव नहीं होता है, यह गैस, खत्म। यह ठोस से वाष्प में रूपांतरित हो जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया है प्रीवियस में, चाहे अब आपको नया लगता है तो आप नोट्स ज़रूर बनाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा रहेगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा की क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये गति है ना मेरे भाई, अगर मैं गति को v से 2v कर दूं तो कितना हो जाएगा? 4v²। 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। जितना द्रव्यमान बनेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान के समानुपाती है, मानकर चलिए, है ना। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा जिस अनुपात में, उसी अनुपात में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन वेग जिस अनुपात में बढ़ेगा उसका स्क्वायर के अनुपात में आपका ऊर्जा बढ़ेगा। क्लियर है ना। तो 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना है तो 4 गुना, 3 गुना है तो 9 गुना। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉट 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 के समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। शैवाल किसको कहा जाता है भाई? तो रटा रटाया है थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा समूह के पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है? मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा समूह। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूछ देगा कि किंगडम में ऐसे करके दे देगा कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा समूह क्या है, तो आप कहेंगे कि थैलोफाइटा है, ठीक है ना। मैं ये लिख देता हूँ, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब याद रखिएगा, ये शैवाल को तो आप पढ़े ही होंगे, तो इसमें आपको वो तना, पत्ती, ये सब नहीं दिखेगा। मतलब क्या होता है कि एक पौधा है तो आप देखेंगे कि इस तरीके से है, तो इसमें पत्ती भी है, तना भी है, रूट भी है, तो उसमें ये तने पत्ती में विभक्त नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है ना। इनमें संवहन ऊतक नहीं दिखेगा आपको।
याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई, किसी को याद हो तो कमेंट में लिखिएगा। आप जब कमेंट कीजिएगा तो लिखिएगा शैवाल का अध्ययन ये कहलाता है, ठीक है ना। अब मैं इस पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा और जरूर देखता हूँ, कोई दिक्कत। आगे बढ़ एक फैक्ट और बता देता हूँ कि कुछ शैवाल हैं जैसे लेमिनेरिया, पढ़े होंगे लेमिनेरिया, ठीक है ना, फ्यूकस, मैं लिख दे रहा हूँ फ्यूकस, और एक होता है एक लोनिया, क्या है एक लोनिया, ये लोनिया लिखा हूँ, ठीक है ना, भले ही जगह नहीं है। इनका जो प्रयोग होता है आयोडीन, समझ रहे हैं, आयोडीन बनाते, मतलब इनका प्रयोग जो है आयोडीन बनाने में होता है, ठीक है ना। शैवाल से क्या बनाते हैं हम लोग, आयोडीन। कौन कौन शैवाल, लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया, एक्लोनिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेंस का पावर, अब देखिए प्रकाश से सवाल आ गया, लेंस से, इसका मतलब आपको लेंस चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है। एक लेंस का पावर 2.5 डायोप्टर है, ठीक है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। अब देखिए ये टाइपिंग में कहीं एरर ना हो, इसलिए मैं एक बार यह देख लेता हूँ कि ये -2.5 डायोप्टर तो नहीं है, बिल्कुल ये माइनस में ही है, क्योंकि माइनस छूट गया है, ठीक है ना, ये क्या है माइनस में। या तो मैं लिख देता हूँ अच्छे से इसको मिटा करके, ठीक है, मैं इसको मिटा करके अच्छे से लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ये -2.5 है, ठीक है, -2.5 डायोप्टर है, ठीक है, क्योंकि डाउट हो जाता है सवाल पढ़ते समय। देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक लेंस का पावर P बराबर कितना है, तो -2.5 डायोप्टर। लेंस किस प्रकार का है, तो माइनस में किसका होता है, अवतल का, किसका होता है, अवतल का। बाकी अभी हल करना है, ये दो अवतल दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सेम ही आंसर है यार, तो ऑप्शन बी ऐसी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि हल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ नहीं दिया, अगर पॉजिटिव में रहता तो उत्तल होता, ठीक है ना, और अगर निगेटिव में है तो क्या होगा, अवतल होगा। लेकिन हम इसको हल कर देते हैं, क्यों हल कर रहे हैं देख लेते हैं कि कौन सा है। तो आपको पता है P बराबर 1/f, फोकस दूरी, ठीक है ना। अब ये डायोप्टर में दिया है तो टेंशन नहीं है, हमारे पास ये कितना है, याद रखिएगा ये मीटर में है, क्लियर है ना। नहीं तो आप देखे होंगे कि इसी को 1/f जब लिखते हैं तो मीटर को किस में बदल देते हैं, सेंटीमीटर में, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया रहता है कुछ तो, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन टोटल का टोटल मीटर में दिया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। एफ का वैल्यू कितना है, -2.5 पी का वैल्यू और 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2.5 हो जाएगा, -2.5, तो बराबर कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, -4 आ जाएगा। इसमें माइनस कहीं दिया ही नहीं है, एक जगह पक्का माइनस रहा होगा, टाइपिंग में एरर है मेरे। तो चलिए हम कहीं ले लेते हैं, ऑप्शन बी में ले लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर यहाँ पर होता तो माइनस वाला आंसर होता, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, अगर लेंस का पावर क्षमता माइनस में दिया है तो अवतल होगा, और उसका जो फोकस की लंबाई होगी वो भी माइनस में ही होगी, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, देखिए कैसे होगी, मैं थोड़ा सा समझा दूं, ये समझ गए होंगे तो थोड़ा समझाता हूँ। ये देखिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है ना मेरे भाई, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, ये पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और इधर क्या होता है निगेटिव, ये आप पढ़े होंगे पक्का। तो अब क्या होता है, जब अवतल लेंस की बात होती है तो ये देखिए अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है, एक गोली लेंस है, मैं ये देखिए एक गोला बना दिया, ठीक है ना, आपको एक गोला बना रहा हूँ। अब आप देखिएगा एक्स और वाई में इसको मैं बांट दिया, ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं हैं। तो इसका जो फोकस है आप देखेंगे कि यहाँ पर जब फोकस है तो
तो ये इस साइड में है ना एकदम। अब देखिए अगर मैं इसको कर दूं तो इधर राइट में हो जाएगा ना, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने एक पूरा गोला बना दिया और इधर से बना दिया तो इधर क्या हो गया, एक्स अक्ष पूरा हो जाएगा अगर करूँगा तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टोटल निगेटिव में हो जाएगा। तो अवतल लेंस हमेशा निगेटिव में ही आपको दिखेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका तो बहुत, चलिए क्रॉप मतलब सेट नहीं कर पाया हूँ इसको, कोई बात नहीं। सवाल पर पूछा एल्काइन का सूत्र क्या है, हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है। देखिए एल्केन होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। एल्केन, एल्केन में एन सफिक्स जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एन। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जैसे CH4, ठीक है ना, मेथेन, C2H6 एथेन, समझ रहे हैं ना। देखिए 2 दूनी के 4, 2 6, क्लियर है। एक होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन में होता है CnH2n, ठीक है ना, ये होता है, मतलब C 2 बार है तो 4 हो जाएगा, इसका नाम है एथीन, ठीक है ना। अब पूछा एल्काइन का सूत्र, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है मेरे भाई। आपने पढ़ा होगा C2H2 एसिटिलीन, पढ़े हैं ना। तो ये तो -2 है नहीं, ये भी -2 नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें डिलीट करना होगा, आगे बढ़ने के लिए ये है, देखिए ये है -2, ठीक है। ये एल्काइन का है, ये एल्कीन का है, एल्कीन का, और आपको पता है ये क्या है, एल्कीन का है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपसे बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सूत्र को याद रख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। 18 नंबर का प्रश्न है, जबरदस्त है। विघटन होता है कि अपचयन होता है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, या मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा है, ये देखिए, या ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, विघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, इसको बोलते हैं, दोनों जब एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स, और यह है ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑक्सीकरण। अब देखिए क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है। देखिए क्या कह रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड में पहले आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, ये कॉपर और जल का निर्माण होता है, कॉपर धातु और जल का निर्माण, ठीक है। ये 2 है, बस आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया, ठीक है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से 0 से +1 बढ़ रहा है कि घट रहा है, वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन के साथ पूछा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब देखिए यदि अगर आपसे पूछ लेता कि कॉपर का क्या हुआ, तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर O का -2, इसका +2, तो यहाँ +2 से 0 हुआ तो घट गया, तो इसका अपचयन होगा। अब देखिए मेरे ये समझाने से नहीं समझ में आया होगा बहुतों को, क्यों, क्योंकि वो केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं है। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ऑक्सीकरण अपचयन 3 विधियों से होता है, समझ में आया। तो अब उतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक प्रॉपर टॉपिक आप बोलिए, मैं उस टॉपिक पर पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि उस टॉपिक को आप लिखिए ऑक्सीकरण अपचयन यूट्यूब पर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अपचयन वीडियो, बस आ जाएगा। चाहे मैराथन, चाहे जो भी टीचर आपको पसंद हो, ऑक्सीकरण अपचयन बाय नीरज सर, ऑक्सीकरण अपचयन बाय काजल मैम, ऑक्सीकरण अपचयन प्रियल मैम, प्रिया मैम, जितने भी आपको पसंद हो, जिनसे आपको पढ़ने की इच्छा हो, वो लिख करके टॉपिक बाय उनका नाम लिख दीजिए, खान सर, है ना, तो आप सीख जाएंगे।
और देखिए मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए, गाइड करने का तरीका यही है, अकेले पॉसिबल नहीं होता है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, बस उतना ही काफ़ी है। ऑक्सीकरण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो ये तो सभी को पता है, न्यूटन, ठीक है ना। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। कभी कभी बल के इकाई न्यूटन है देकर के कुछ और देते तो क्या कर पाएंगे क्या? आप बताइए। F बराबर एम ए ना, एम का द्रव्यमान क्या होता है आपके केजी, और इसका त्वरण का तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। तो कभी कभी बल का न्यूटन के जगह ये भी दे देगा तो ये भी मात्रक होता है, ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनवर्स 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर का है, कह रहा है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांशम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? कितना टफ हिंदी लिख दिया है भाई साहब कि समझ में नहीं आ रहा है ना, द्रुमांशम, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश देखनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बात हो रहा है कि कोशिका के अक्षांशीय सिरे तंत्रिका, जैसे कि आपने यह पढ़ा होगा इस तरीके से चित्र, यही तो बायोलॉजी का कमाल है कि आपको चित्र सहित पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए एक बार कक्षा 9 का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अगर मतलब ये बीच बीच में ऐसे रहता है, हाथ से नहीं बन पा रहा है, कोई पेन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अक्षांशी सिरा, ये जो सिरा आपको दिख रहा है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का द्रुमांश के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट या डाउट, सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, क्या है? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर रहेगा, मैंने चित्र भी बनाया, आपको समझाया। तो याद रखिएगा, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश, ठीक है ना, ये क्या है? द्रुमाश्म ऐसे है, ठीक है ना। इनके बीच की संधि हमेशा क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। याद रह जाएगा, रट लीजिएगा, क्या कहलाती है मेरे भाई? सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सीरियम 58 तत्वों को के ब्लॉक का सदस्य है। ये तो अभी प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े हैं, एफ ब्लॉक का तत्व है ना। लैंथेनियम का, वो भी किसका है? लैंथेनियम का, है ना। लैंथेनियम के आगे आप देखेंगे कि सीरियम से 57 लैंथेनियम, 58 सीरियम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लैंथेनाइड तत्व का, लैंथेनाइड ग्रुप का यह तत्व है, एफ ब्लॉक में ऊपर रहता है, क्लियर है। उसमें 57 से 71 तक रखे गए हैं। हमने ये पढ़ाया है, 75 नहीं है, 71 है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और एक्स किरणें। तो यांत्रिक तरंगे कौन है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तरंगे दो प्रकार की होती हैं मेरे भाई, सब लोग आज तक पढ़ते आए केवल अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, लेकिन वास्तविकता क्या है? एक होती है यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक, और एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिनको विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप बताइए, हमारी आवाज़ आप क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि एयर है, एयर की वजह से आप सुन पा रहे हैं, मतलब ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। इसका मतलब यह क्या है? कौन सी तरंग है? तो आप कहेंगे कि यांत्रिक तरंग है। समझ में आया। एक्स रे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणों से निकलने वाली एक्स रे हैं जो, वो क्या अंतरिक्ष में कोई माध्यम है क्या? एयर है क्या? नहीं है, तो भी तो वो चल सकती हैं, चलती हैं। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रह जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि
अनुदैर्ध्य तरंगे बोल रहा हूँ जी, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। आप डोरी में ऐसे ऐसे करते हैं, डोरी को जब एक मार ऊपर से उछालते हैं तो ये इस आकार में जाता है। पानी में आप देखेंगे कि पानी अगर ये है तो ये पानी इस तरीके से है, चारों तरफ ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ता रहता है, मतलब वो उसका भी तरंग ऊपर नीचे ऐसे ही करते हुए जाता है। तो ये जो तरंग है ये है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। ये भी क्या है? यांत्रिक तरंग ही है, ठीक है ना। और ध्वनि जो तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, फिर ये इतना घना है ना, यहाँ पर देखिएगा विरल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर घना, ऐसे करके वो बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खूब पढ़ाई करिए, खूब रिवीजन करिए, जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए। दिन भर में 24 घंटा है, 24 घंटा में मिनिमम 10 घंटा पढ़िए और अधिकतम 14 घंटा। 14 से ज़्यादा नहीं और 10 से कम नहीं। 10, 11, 12, 13 जितना करना है करिए, लेकिन उतना पढ़िए। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। अगर आप स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसका तो आंसर मैंने बता दिया ना, थोड़ा सा बता देता हूँ ये कि अगर आप स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मैथ और रीजनिंग और इसके अलावा साइंस ये बस पढ़िए, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कतई छूइएगा भी मत। बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो 1 महीना पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी स्पीडी का, ठीक है। और स्टैटिक्स जीके पढ़ना है आपको, स्टैटिक्स जीके। मैंने एक बार बताया था आपसे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है। वैसे मैं स्टैटिक्स जीके का भी नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं खुद कर दूंगा प्रीवियस ईयर का, आप उतना ही वीडियो देखकर चले जाइएगा। मैं गारंटी नहीं देता हूं कि 100% फंस जाएगा, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपसे प्रश्न बन भी पाएंगे, क्योंकि देखिए टोटल रट्टाफिकेशन पर है स्टैटिक्स जीके, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।